हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पी ब्लॉक एलिमेंट। ये न्यू चैप्टर है। ओके, हम डिस्कस करेंगे पहले पी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। तो देखेंगे फर्स्ट में क्या होता है, 13 ग्रुप होता है। उसके बाद स्टूडेंट 14 ग्रुप, 15 ग्रुप एलिमेंट, 16 ग्रुप एलिमेंट, 17 ग्रुप और लास्ट में होता है 18 ग्रुप। ठीक है, इसको हम नोबल गैसेस भी कहते हैं, नोबल गैसेस, राइट। नाउ स्टूडेंट, अब एटॉमिक नंबर हम कैसे लिखेंगे, कैसे इसको याद रखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर एक मैजिक नंबर है जिसे हम बोलते हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32, राइट। तो मैं ये दो जो है 2 और 8 को यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ से आप इसमें लिखेंगे 5, है ना। बोरॉन का कितना होता है, 5 होता है स्टूडेंट, है ना। अब इसमें क्या है, 8 का एडिशन करेंगे तो आपको 13 मिल जाएगा। इस तरह से 18 का एडिशन करेंगे तो आपको 31 गैलियम का मिल जाएगा। फिर से 18 का एडिशन करेंगे तो आपको इंडियम का 49 मिल जाएगा। इसी तरह से थेलियम में हम क्या करेंगे, 32 के लिए 49 में 32 ऐड करेंगे तो आपको 81 मिल जाएगा। तो ये एक तरीका है एटॉमिक नंबर याद रखने का। आगे बढ़ेंगे तो कार्बन का 6 या 7, 8, 9 और ये हो जाएगा 10। ठीक है, उसी तरह से सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, 16, 17, 18, ऐसे यहाँ पर 32 जर्मेनियम, 33, 34, 35 और ये 36। इसी तरह से यहाँ पर 50, 51, 52, 53 एंड ये 54। नाउ 82, 83, 84, 85 और 86, राइट। दिस इज़ द जनरल एटॉमिक नंबर जो हमने लिख लिया है। अब स्टूडेंट हमने क्या समझना है कि इसको याद कैसे रखा जाए। तो मैंने तरीका बताया था निमोनिक्स की हेल्प से, जैसे बैल, गया, इंडियन, ट्रॉली। बैल, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियन, ट्रॉली, टीएल। काशी गए संत पवोक, काशी गए संत पवोक, इस तरह से आप याद रखेंगे। नाना पाटेकर ऐसी सब्जी बीनो, नाना पाटेकर ऐसी सब्जी बीनो। तो ये सीरीज ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन में क्या होगा, ओ सलमान श्रीदेवी तेरी पूजा करती थी, इस तरह से इसको याद रखेंगे। फ़ौरन केले बरसाओ इंस्पेक्टर अट्टू आए। ठीक है, यहाँ पे हिना ने आरिफ की जीन्स रंग दी। तो ये एक निमोनिक्स है जिससे कि आप 2 और 4 मिनट में आप ये पी ब्लॉक एलिमेंट की एक सीरीज़ पूरी बना लेंगे। ठीक है, और आप एटॉमिक नंबर भी फटाफट उसका लिख लेंगे। अब इसमें आपके जो सिलेबस में स्टूडेंट 12th में दिया है वो आपको पढ़ना है 15 ग्रुप एलिमेंट्स से। ठीक है, तो हमने 15 ग्रुप एलिमेंट्स को क्या करना है, फोकस करना है। इसको हम यहाँ से निकाल लेंगे और इसकी स्टडी हम करेंगे। ठीक है, इससे पहले आप स्टूडेंट ये भी समझ लीजिए, एक कॉमन सी बात रहती है कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो वो भी यहाँ से आप एक तरीका है जिससे आप समझ लेंगे। जैसे यहाँ पे बोरॉन है स्टूडेंट, तो बोरॉन के लिए 5 के लिए आप क्या लिखेंगे, अगर हम बोरॉन का लिखते हैं और बोरॉन का होता है 5 तो आपको मिलता है 1s2, 2s2, 2p1। ओके, यानी लास्ट सेल में आपको देखने को मिल रहा है 2s2, 2p1, यानी पूरी सीरीज इस ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 np1 होना चाहिए। इसी तरह से आप नाइट्रोजन का निकाल लेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 2p2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ns2 np2। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका हो जाता है ये, सॉरी हम पहले कार्बन की बात करेंगे। तो कार्बन का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ns2 np2। ठीक है, अब नाइट्रोजन की बात करेंगे तो ns2 np3। एंड ऑक्सीजन की बात करेंगे ऑक्सीजन फैमिली में तो ns2 np4 हो जाएगा। इसी तरह से हम हेलोजन में बात करेंगे तो ns2 np5 हो जाएगा। इसमें बात करेंगे तो ns2 np6 हो जाएगा, यानी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है। तो यही एक तरीका है कि पहला एलिमेंट उठा लीजिए
उसमें लास्ट में देख लीजिए 2s2 2p बना रहा है, तो इसमें क्या आएगा, यहाँ पे 3s2 3p आएगा, तो मैं सब में nn लिख दिया है, यानी ns2 np2, यहाँ पे एक एक बढ़ता जा रहा है, ns2 np3 ns2 np5, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक एक ही बढ़ रहा है एटॉमिक नंबर में। तो ये है आपका एक जनरल पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम कैसे लिखते हैं और कैसे हम इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अब हमने पढ़ना क्या है, नाइट्रोजन ग्रुप को पढ़ना है, नाइट्रोजन फैमिली को हमने पढ़ना है, ठीक है। यानी 15 ग्रुप एलिमेंट की स्टडी करना है, 12th में आपका ये, बाकी 11th में आपने ये स्टडी कर ली थी, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट हम समझेंगे ग्रुप 15 एलिमेंट्स को। ओके, यहीं से स्टार्ट होता है आपका चैप्टर 12th क्लास में, नाइट्रोजन फैमिली यानी ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ओके, तो ग्रुप 15 में स्टूडेंट नाइट्रोजन फर्स्ट एलिमेंट, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और यूपी, दिस इज़ नोन एज अनपेंटियम। ओके, यहाँ पे आपने ये एटॉमिक नंबर 7, फास्फोरस 15, आर्सेनिक 33, एंटीमनी 51, बिस्मथ 83 एंड अनपेंटियम इज़ 115। Unpantium has a recently discovered element. Okay, it is a synthetic element and radioactive in nature. It is very unstable element. Okay, तो हमने मेनली इन एलिमेंट की स्टडी करनी है। शुरू के एलिमेंट्स आपको पता, नाइट्रोजन जो होती है स्टूडेंट मॉलिकुलर फॉर्म में मिलती है, यानी नाइट्रोजन को हम ऐसे देखते हैं N ट्रिपल बॉन्ड N। एक बात और समझ लीजिए, नाइट्रोजन जो है एक तरह की क्या है, इनर्ट गैस होती है। ये नॉर्मली क्या है, इनर्ट गैस। आप सोचते हैं कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन भी इनर्ट है, लेकिन नाइट्रोजन भी इनर्ट है, क्योंकि इसके लिए बहुत हायर टेम्परेचर 1000 सेल्सियस, ठीक है। तो इतने टेम्परेचर पर ये क्या होती है, रिएक्टिव होती है, उससे भी लगभग उससे ज़्यादा भी हो सकता है टेम्परेचर। तो आप ये सोच लीजिए, ये नॉर्मली जो यहाँ पे कितनी परसेंट एग्जिस्ट करती है हमारे एटमॉस्फेयर में, 78% है। फिर भी ये केमिकली इनर्ट है, क्योंकि अगर रिएक्शन करती तो हमें प्रॉब्लम हो जाती, ठीक है। केमिकली रिएक्शन करके ये कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेती। तो इसके कंपाउंड बनाने के लिए हमने टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा हायर करना होता है। तो नॉर्मली हम इसको ये कह देते हैं कि नाइट्रोजन भी एक तरह की क्या है, नोवेल है। नाइट्रोजन भी क्या एक तरह की इनर्ट गैस के अंदर आ जाती है, ठीक। ओके, नाइट्रोजन के बहुत सारे कंपाउंड को बनाया जाता है, जैसे कि हमने नाइट्रोजन से क्या बनाया, एक NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बनाया है स्टूडेंट। इसमें इसको हम कॉमनली एक नाम देते हैं, कॉमन नाम एग्जाम में पूछता है आपसे, दिस इज़ नॉन एज द चाइल्ड सॉल्टपीटर। पोटेशियम नाइट्रेट, यहाँ पे भी क्या है आप देखेंगे, ये नाइट्रोजन है। इसको हम इंडियन सॉल्टपीटर के नाम से जानते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फास्फोरस कहाँ कहाँ मिलता है स्टूडेंट, फास्फोरस प्लांट में भी मिलता है, ठीक है। आपको पता है कि DNA होता है, DNA के अंदर क्या होते हैं, H3PO4 जो फास्फेट होता है ना ग्रुप, उसमें भी फास्फोरस होता है। तो DNA में तो मिलेगा, आपको ये पता है, एनिमल हो या प्लांट हो। उसके अलावा ये बोन्स होती हैं, उसमें भी मिलता है। लेकिन CA9PO4 का होल 6.CaF2 ये एक क्या है, फ्लोरोएपिटाइट है। ये जो हड्डियाँ होती हैं, बोन्स होती हैं, तीत होते हैं, उसको बनाता है, ठीक है। तो ये कंपाउंड की फॉर्म में भी इस फॉर्म में मिलता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। फास्फोरस रॉक, तो चट्टानों में भी ये मिलता है फास्फोरस, ठीक है, नेचुरली। नेक्स्ट बोन्स में मिलेगा, मिल्क में मिलेगा और अंडों में भी मिलता है, एग्स में भी मिलेगा, ठीक है। तो फास्फोरस की अक्रेंस आपको पता लग गई। नेक्स्ट स्टूडेंट आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है। ये नॉर्मली मिनरल्स होते हैं, ये सल्फाइड मिनरल की फॉर्म में आपको मिलते हैं। तो ये आपने ये जान लिया कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स, उसमें कौन सा एलिमेंट किस फॉर्म में कहाँ मिलेगा, ठीक है, ये आपने समझ लिया है और कुछ कंपाउंड भी आपने देख लिए हैं। अब हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ की, यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट समझेंगे प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। यहाँ पे नाइट्रोजन में आप देखेंगे कि 7 एटॉमिक नंबर होता है, 1s2 2s2 2p 3। नाउ फास्फोरस 15, तो आपको पता है कि 3s2 3p3, 33 आर्सेनिक का 4s2 4p3 एंड एंटीमनी 5s2 5p3, है ना। ऐसे आप सीरीज़ बनाते जाएंगे, 6s2 6p3, 7s2 7p3। ओके, तो ये है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप इसको लिखते कैसे हैं, हम लिखेंगे इसको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इस तरह से, NS2
Np3। यहाँ से हमने ये देखा कि जो s ऑर्बिटल है स्टूडेंट, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, यानी ये कम्प्लीटली फिल्ड है। s ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड, कम्प्लीटली फिल्ड। एंड p ऑर्बिटल की अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट इसमें क्या है? 3 ही इलेक्ट्रॉन हैं, यानी 1 2 3। ये क्या है? हाफ फील्ड है। तो p ऑर्बिटल इज हाफ फील्ड। ये क्या है? हाफ फील्ड। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये हाफ फील्ड है तो क्या करेगा? बॉन्डिंग करेगा, और बॉन्डिंग करने से स्टेबल बनाएगा। यानी ड्यू टू हाफ फील्ड p ऑर्बिटल, ड्यू टू दिस ठीक है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, इसी की वजह से क्या होती है? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है इसके अंदर, क्योंकि तीनों के तीनों क्या हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो ये हमने समझ लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट समझेंगे एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? कोवलेंट रेडियस और आयनिक रेडियस की हम बात करते हैं इस कंपाउंड में। इसमें स्टूडेंट क्या होता है? गोइंग डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ होती है, क्योंकि जो साइज़ होता है वो इंक्रीज़ होता है ड्यू टू इंक्रीज सक्सीडिंग एनर्जी लेवल, क्योंकि एनर्जी लेवल क्या होता है? बढ़ता है ना। देखेंगे यहाँ पे ये छोटे साइज़ का होता है और यहाँ पे क्या होता है? बड़ा साइज़। अब बड़ा साइज़ होने पर क्या होगा? रेडियस क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, वो क्या बनेगा? एलिमेंट्स ऐसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ तक आप देखेंगे। एटॉमिक रेडिया यहाँ पे ppm में 70 है और यहाँ पे 110 है। तो 72 कितनी हो गई? एकदम से 110 हो जा रही है स्टूडेंट। तो यहाँ पे बहुत तेज़ी से बढ़ी इन दोनों में। उसके बाद क्या हो रही है? अगर हम इन तीनों की बात कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, 121, 141, 148। ठीक है, तो ये क्या रीज़न है? तो आप इस बात को समझ लेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट क्या होता है? जो नाइट्रोजन और फास्फोरस है, इसमें क्या होता है? s और p ऑर्बिटल ही होते हैं। ठीक है, s और p जो ऑर्बिटल होते हैं, इसमें क्या होता है? स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट। और स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है? यहाँ पे रेडियस क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट की वजह से रेडियस क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि बीच में क्या है? d और f यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट? यहाँ पे होते हैं एटॉमिक रेडियाई इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही है, तो इनके बीच में क्या है? d और f इनर शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसके? d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल के इनर शेल। और इनर शेल इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं स्टूडेंट? इनर शेल इलेक्ट्रॉन आपस में अपने साइज़ को कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। उसकी जो वजह है वो क्या है? शील्डिंग इफ़ेक्ट नहीं हो सकता है। उसका जो मेन रीज़न है वो कंट्रैक्शन, आप समझते हैं ना। तो न्यूक्लियर चार्ज है, और न्यूक्लियर चार्ज की वजह से थोड़ा थोड़ा कंट्रैक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? थोड़ा सा कंट्रैक्शन हो जाता है उसकी साइज़ में, जिससे कि इतनी तेज़ी से ये नहीं बढ़ती है। यानी हम ये कह सकते हैं यहाँ पे जो शील्डिंग इफेक्ट होता है बहुत कम होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। क्योंकि बीच में d और f जब आ गए, यहाँ पे क्या है? इस वाले में d और f ऑर्बिटल आ गए, तो इन्होंने क्या कर दिया? यहाँ पे बीच में इनर शेल इसके इलेक्ट्रॉन है, और इनर शेल इलेक्ट्रॉन ने क्या कर दिया? कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, है ना, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। यानी हम कह रहे हैं कि न्यूक्लियर चार्ज जो है इनने थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे बढ़ रहा है तो क्या करेगा? साइज़ थोड़ा सा कम होगा, और साइज़ थोड़ा सा कम होगा तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट आ जाता है। यहाँ पे पुअर शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से इसका साइज़ थोड़ा सा कम होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हम बात करते हैं कि इतनी तेज़ी से कोवलेंट रेडियस नहीं बढ़ रही है। ठीक है, तो ये एक रीज़न था जो आपको समझना है कि यहाँ पे s और p ऑर्बिटल होने की वजह से क्या होता है? स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट होता है। शील्डिंग इफेक्ट आप समझते हैं
कि इनर शेल जो बीच में शेल हैं वो ऐसी रहेंगी, वो कॉन्टैक्ट नहीं करेंगी। यहाँ पे क्या है, इनर शेल डी और एफ की वजह से क्या कर जाती हैं, ये फुलफिल्ड होते हैं डी और एफ, और इसमें क्या होता है, कंट्रैक्शन होने लगता है, जिससे साइज़ थोड़ा सा छोटा हो जाता है, जिससे कि इतनी तेज़ी से यहाँ पर नहीं बढ़ते हैं। तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई अगर कॉमनली अगर आप बात करते हैं तो वो नाइट्रोजन से नीचे यहाँ तो बिस्मथ तक अगर आप ले लेंगे तो क्या होगा, बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली हमने ये देखा कि कोवलेंट रेडियस हो या आयनिक रेडियस हो, गोइंग डाउन द ग्रुप क्या करती है स्टूडेंट, इंक्रीज करती है। इसको नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट बात करते हैं आयोनेशन एंथैल्पी। आयोनेशन एंथैल्पी होती क्या है कि आइसोलेटेड गैसेस एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है। जैसे कोई ये आइसोलेटेड गैसेस एटम है और ये इलेक्ट्रॉन है, कंडीशन आपको याद रखना वो आइसोलेट होना चाहिए और गैसेस फॉर्म में होना चाहिए, गैसियस एटम। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या करना है, बाहर निकालना है। तो रिक्वायर्ड मिनिमम अमाउंट एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पे जो भी एनर्जी आ रही है उसे हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, जितनी एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर हो रही है इसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अब यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि हम ग्रुप में, ये क्या है, हम ग्रुप बोल रहे हैं, तो इसमें नाइट्रोजन से हम बिस्मथ तक चलते हैं। यहाँ पे स्मॉल साइज़ है और यहाँ पर क्या है, बड़ा साइज़ है। ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस और ये बाहर का इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर ये न्यूक्लियस और ये वाला इलेक्ट्रॉन। ये बताइए इलेक्ट्रॉन कहाँ से जल्दी निकालेंगे। देखो न्यूक्लियस के पास है, आपको पता है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस पर, तो इसके बीच में मोर अट्रैक्शन है। यहाँ पे क्या है, मोर अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स। लेकिन यहाँ पे क्या है, लेस अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में, क्योंकि बड़ा साइज़ होगा तो क्या होगा, ऊपर की तुलना में लेस अट्रैक्शन में रहेगा ये। इलेक्ट्रॉन निकालना इजी कहाँ से होगा, जहाँ लेस अट्रैक्शन हो। यदि हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो साइज़ ग्रेजुअली क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, और आयोनेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती जाएगी। इस बात को आप समझ लीजिए, यानी आयोनेशन एंथैल्पी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। यदि वी आर गोइंग टू टॉप टू बॉटम तो हम बोलेंगे साइज इंक्रीज ग्रेजुअली एंड डिक्रीज आयोनेशन एंथैल्पी बिकॉज अट्रैक्शन बिटवीन लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस इज डिक्रीज। ठीक है, थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये था आयोनेशन एंथैल्पी के बारे में। ठीक है, समझ लिया आपने। तो हम नॉर्मली बात करेंगे कि अगर आप ऊपर से नीचे चलते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट, आयोनेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, नोट कीजिए। नाउ स्टूडेंट एक क्वेश्चन और बनता है कि ग्रुप कार्बन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली में आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है कि किसकी आयोनेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। तो आप अगर ऐसे चलते हैं तो आप बोलते हैं पीरियड। ओके स्टूडेंट, पीरियड में आप लेफ़्ट टू राइट चल लें, लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो आप बोलते हैं पीरियड। यहाँ पे है एटॉमिक नंबर, है ना, यहाँ पे हम इसके अगर एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, है ना, 7, और यहाँ पे 6 है। यानी इसका जो न्यूक्लियस है स्टूडेंट, उस न्यूक्लियस के पास 6 प्रोटॉन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसके न्यूक्लियस के पास 7 प्रोटॉन है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकालना है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि किस में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। यहाँ पे 6 प्रोटॉन मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन का मीनिंग क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, यानी प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे क्या होगा, मोर अट्रैक्शन होगा स्टूडेंट, मोर अट्रैक्शन। और यहाँ पे जो होगा 6 का इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा स्टूडेंट, लेस अट्रैक्शन होगा। ध्यान से आप समझेंगे, यहाँ पे क्या होगा, लेस अट्रैक्शन होगा, और यहाँ पे क्या था, मोर अट्रैक्शन था। तो यहाँ पे मोर अट्रैक्शन होने की वजह से ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। कॉन्ट्रैक्ट यानी इसका जो साइज़ हो जाएगा वो छोटा हो जाएगा, उससे भी ज़्यादा छोटा, बहुत छोटा हो जाता है साइज़, यानी इसका साइज़ बहुत छोटा हो गया है। इसका साइज़ उतना ही है, यानी इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है, इसका साइज़ क्या हो गया, छोटा हो गया। हम ये भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़, ये जो होता है ना पॉजिटिव चार्ज, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसको न्यूक्लियर चार्ज, और वी कैन से द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा है, लेफ़्ट टू राइट जाने पर जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करेगा तो साइज़ थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए नाइट्रोजन का साइज़ थोड़ा सा कम हो जाएगा, कार्बन का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है,
तो अगर इन दोनों में कंपैरिजन की जाए कि ये बताइए कि किसकी आयोनेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, तो आयोनेशन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होगी, यहाँ पर इसकी ज़्यादा होगी वैल्यू, क्योंकि इसका साइज़ थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करके छोटा हो जाएगा, है ना। इसका साइज़ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो अगर आप इधर चलते हैं तो आयोनेशन एंथैल्पी इसकी ज़्यादा होगी इन सारे एलिमेंट्स में। सारे एलिमेंट में यहाँ पर जो नाइट्रोजन ग्रुप है, नाइट्रोजन फैमिली है, इसकी ज़्यादा होगी, और जो कार्बन फैमिली है इसकी थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से साइज़ कॉन्ट्रैक्ट करता है, छोटा हो जाता है, तो रेडियस थोड़ी सी कम हो जाती है। आप आयनिक रेडियस या कोवलेंट रेडियस तो पढ़े थे, उसकी भी बात कर लेंगे। तो रेडियस थोड़ी सी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। रेडियस की बात करी जाएगी तो रेडियस इसकी ज़्यादा होगी। अगर हम रेडियस ले लेंगे तो रेडियस क्या होगी, इसकी ज़्यादा होगी, है ना। हमने अभी जो पढ़ा था रेडियस, तो रेडियस अगर पूछ दिया आपने तो रेडियस में उल्टा हो जाता है ना। रेडियस अगर कार्बन और नाइट्रोजन की ले ली जाए तो कार्बन की रेडियस ज़्यादा होगी, अगर सिलिकॉन और फास्फोरस में ले ली जाए तो सिलिकॉन की रेडियस ज़्यादा होगी, नाइट्रोजन फास्फोरस में की रेडियस क्या होगी, कम होगी। तो एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस की हमने बात कर ली थी। ये कॉन्सेप्ट है, आपको समझना है। यानी लेफ़्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है साइज़ में, जिससे कि आयोनेशन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन निकालना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा स्मॉल साइज़ से, जिससे कि आयोनेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये आयोनेशन एंथैल्पी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। ठीक, इसको नोट कीजिए। नाउ स्टूडेंट समझेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर हम टॉप टू बटम चल रहे हैं तो आपको पता है भाई, जैसे नाइट्रोजन हम यहाँ तक चले तो ये छोटा साइज़ और ये बड़ा साइज़। ठीक है, तो इन जनरली हम बात करते हैं डिक्रीज़ होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि यहाँ साइज़ क्या हो रहा है, बड़ा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, छोटे साइज़ में क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज द साइज़, क्यों ऐसा होता है, साइज़ बढ़ जाता है। फिजिकल स्टेट की बात करते हैं तो देखो नाइट्रोजन जो होता है वो डायटोमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलता है। आपको पता है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड रखते हैं। नाउ द अदर जो हैं वो कैसे फॉर्म में रहते हैं, सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, और ये किस फॉर्म में रहता है, गैस फॉर्म में रहता है। और हम बात करते हैं अगर इसमें मेटल नॉन मेटल की, तो नाइट्रोजन फास्फोरस नॉन मेटल होते हैं, आर्सेनिक एंटीमनी क्या होते हैं, मेटेलॉइड्स होते हैं, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं, और बिस्मथ क्या है, स्टूडेंट मेटल है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। मेटलिक करेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप, है ना, नीचे जा रहे हैं तो मेटलिक करेक्टर बढ़ रहा है, क्योंकि साइज़ भी बढ़ रहा है और नीचे एक मेटल भी रखी हुई है, तो मेटलिक करेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। एक्सेप्शन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एक एक्सेप्शन है, बाकी सारे जो मेंबर होते हैं वो एलोट्रोपी शो करते हैं। एलोट्रोपी का मतलब होता है जो एक से ज़्यादा फॉर्म में मिलते हैं, है ना। एलोट्रोप्स क्या होते हैं, जो प्योर एलिमेंट मोर देन वन फॉर्म में मिलता है। तो आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मथ और फास्फोरस ये एक से ज़्यादा फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं कि एलोट्रोपी ये शो करते हैं, जो आगे हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी में, कंपाउंड फॉर्मेशन में हम इसको समझेंगे। तो ये सब जो प्रॉपर्टीज़ थी यहाँ तक हमने कंप्लीट की। इसके बाद हम केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए।